किसी भी कंट्री के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर उस कंट्री को विश्व गुरु बनना हो तब तो वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वो इन्वेस्टमेंट है जो पूरे देश को जोड़ता है। इसीलिए जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज की सरकारें हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में पेल कर पैसा इन्वेस्ट करती हैं अपने देश की उन्नति के लिए। और बिल्कुल वैसा ही इंडिया में भी हुआ। जब मोदी गवर्नमेंट 2014 में पावर में आई तब से लेकर अब तक उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वेस्ट किया है। और बजट 2024 में सरकार ने ये अनाउंस किया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगी, जो कि जीडीपी का 3.4% है। लेकिन अगर ऐसा सच है तो फिर आज इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर हम बीते हुए महीनों पर नजर डालें तो हमें हर तरफ यही दिखता है कि कहीं एयरपोर्ट के टर्मिनल्स टूट गए, कहीं बहुत सारे ब्रिज गिर गए और कहीं कोई टनल तलैया बन गई। तो ऐसा क्या गलत हो रहा है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कि आज हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे लुढ़क रहे हैं? आज की वीडियो में यही जानेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि पिछले कुछ महीनों में क्या क्या हुआ। सबसे पहले प्रगति मैदान टनल खराब हो गई, और ये कोई बहुत पुरानी टनल नहीं थी। इसे बस 2 साल पहले ही खुद पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था इन जून 2022। लेकिन जब इस 1.3 किलोमीटर लंबी टनल का ऑडिट हुआ तो इसको पोटेंशियल थ्रेट कहा गया टू द लाइफ ऑफ पैसेंजर्स। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई सस्ती टनल थी, क्योंकि इसे बनाने की कॉस्ट 777 करोड़ थी। थाला फॉर अ रीजन। तो इतना सारा पैसा लगाया, वो भी सिर्फ लगभग 1.5 किलोमीटर की लंबी टनल बनाने में, और वो भी 2 साल के अंदर अंदर बेकार हो गई। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का कहना था कि टनल में लीकेज इश्यूज हैं, कंक्रीट में क्रैक्स है, इसमें पानी जमा हो रहा है क्योंकि ड्रेनेज इनएडिक्वेट है। उन्हें और भी काफी सारे झोल मिले। पीडब्ल्यूडी ने एलएनटी यानी लैरसन एंड टोब्रो को एक शो कॉज नोटिस भेजा था और कंपनी को कहा था कि वो 500 करोड़ जमा करें और रिपेयर का काम भी जल्दी शुरू करें। पीडब्ल्यूडी ने ये भी कहा था कि इस टनल को बनाने में किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी का कोई हाथ नहीं था और इसको पूरी तरह से एलएनटी ने खुद ही बनाया। लेकिन इंडिया में बिना किसी बकचोदी के कुछ हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए एलएनटी ने पीडब्ल्यूडी के अगेंस्ट 500 करोड़ का काउंटर क्लेम मार दिया। अब देखो क्या होता है। मैटर कई साल कोर्ट में रहेगा, लेकिन नुकसान तो आपका और हमारा ही होगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक टनल की बात थी। अगर हम ब्रिजेस की बात करें तो वहां तो मामला और भी गंभीर है, क्योंकि अभी रिसेंटली बिहार में 15 ब्रिज गिर गए, वो भी सिर्फ एक ही महीने में। अब इससे लंबी तो नेताओं की इलेक्शन कैंपेन चल जाती है। खैर, जब ऐसा हुआ तो फिर सरकार तुरंत एक्शन में आई और उसने 15 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया। इसी बीच दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 भी गिर गया, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई और 8 लोग इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से उस टर्मिनल की सारी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया। इसी तरह कई और एयरपोर्ट्स के टर्मिनल्स भी टूट गए, जैसे कि जबलपुर, राजकोट और गुवाहाटी। लेकिन अगर कोई इंसिडेंट सबसे ज्यादा शॉकिंग था तो वो था राम मंदिर। राम मंदिर कई सालों से चर्चा का विषय बना हुआ था कि तब बनेगा, अब बनेगा, वहीं बनेगा, यहीं बनेगा, और फाइनली 2024 में राम मंदिर बना। लेकिन सिर्फ 6 महीने में ही उसकी छत से पानी टपकने लगा। एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और कालता दर्शन वर्शन सब बंद हो जाएगा। तो जिस भव्य राम मंदिर की इतनी मार्केटिंग करी गई और उसके प्राण प्रतिष्ठान को सेलिब्रेट किया गया एज अ नेशनल मूवमेंट, उसकी भी हालत खराब हो गई। यही नहीं, पूरे अयोध्या का यही हाल है, क्योंकि वहां पर जो रामपथ बना है उसमें भी कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। और ये हुआ मौसम की पहली बारिश से। अभी तो मानसून बचा हुआ है, और अगर किसी दिन पेल कर बारिश हुई तब क्या होगा ये तो भगवान राम को भी नहीं पता, क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि पूरा कंट्री ही राम भरोसे चल रहा है। अब अगर हम अटल सेतु ब्रिज का एग्जांपल ले लें तो फिर यहाँ भी वही हुआ। इनॉग्रेशन को 6 महीने भी नहीं बीते और ब्रिज में क्रैक्स आ गए, जिससे इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर सवाल उठने लगे। और सबसे शॉकिंग चीज थी इसकी कॉस्ट। जहाँ प्रगति मैदान टनल सिर्फ 777 करोड़ में बनी थी, अटल सेतु ब्रिज बना था 17,840 करोड़ में। और ये भी बाकी चीजों की तरह टैक्स पेयर्स के पैसे से बना था, यानी हमारे और आपके जैसे चूतियों के पैसों से। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने टैक्स दे दिया तो आप इस ब्रिज को फ्री में यूज कर सकते हो। अगर आपको इस ब्रिज को यूज करना है तो फिर आपको टोल टैक्स भी भरना पड़ेगा। अगर आपके पास एक कार है तो 1 वे का है 250 रुपीज। अगर वापस भी आना है तो टोटल पड़ेगा 375 रुपीज। अगर एक ही दिन में बार बार ब्रिज का यूज करना है तो 1 डे पास है 625 रुपीज का। और अगर मंथली पास बनवाना है तो फिर आपको 12,500 रुपीज देने होंगे। मतलब खुलेआम हफ्ता वसूली चल रही है। पहले ब्रिज भी हमारे पैसों से बने और फिर उस पर चलने के लिए भी हम ही पैसे दें। अब ये हुआ ना मास्टर स्ट्रोक। और इसी की वजह से अटल सेतु ब्रिज ने फर्स्ट 15 डेज में ही 9 करोड़ रुपए कमा लिए इन टैक्स कलेक्शंस, मतलब पर डे 60 लाख रुपीज। और इतना पैसा खर्च करके आपको क्या मिला? ब्रिज में क्रैक्स, वो भी पहले के 6 महीनों में। लेकिन बेइज्जती अभी बाकी है मेरे दोस्त।
मुंबई में गोखले ब्रिज और बरभी वाला फ्लाईओवर को एक दूसरे से जुड़ना था, लेकिन जहां दोनों ब्रिजेस को आपस में कनेक्ट होना था वहां पर एक अच्छा खासा गैप हो गया 1.5 से 2 मीटर्स का। मतलब जितना भी टाइम, एफर्ट और पैसा लगा वो सब बर्बाद हो गया। अब ऑफिशियल्स ने इसको आनंद फानंद में ठीक तो कर दिया, लेकिन पैसा तो टैक्स पेयर्स का ही दोबारा बर्बाद हुआ ना, और लोगों को जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी वो अलग। अरे मुंबई से याद आया, अभी वहां पर एक इलीगल होर्डिंग गिर गई थी जो अपनी लीगल लिमिट से 9 गुना ज्यादा बड़ी थी, जिसकी वजह से 17 मासूम लोगों की जाने गई और कई लोग इंजर्ड हो गए। और हैरानी की बात तो ये है कि जो प्राइम अक्यूज है इस केस में, उसके ऊपर ऑलरेडी 23 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, इंक्लूडिंग रेप चार्जेस, फिर भी उसको होर्डिंग लगाने को मिला। और अगर हम दिल्ली या गुड़गांव जैसे अर्बन सिटीज की बात कर ले तो सिर्फ एक ही बारिश में उन शहरों की अर्बन गांड फट जाती है, क्योंकि इससे मैटर नहीं करता कि आप BMW चलाते हो या आप किसी हाई क्लास पॉश सोसाइटी में रहते हो। जब भी बारिश होगी तो आप भी बह जाओगे और आपकी लग्जरी कार भी। खैर, आपकी लग्जरी कार तो सिर्फ कुछ करोड़ रुपयों की होगी, लेकिन यहाँ तो 2700 करोड़ रुपए में बने भारत मंडपम, जिसको मोदी जी ने G20 समिट होस्ट करने के लिए बनवाया था, उसमें भी पानी भर गया। अब अगली G20 समिट का तो पता नहीं, लेकिन अगली अटलांटिस समिट हम जरूर करा सकते हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ताश के पत्तों की तरह कोलैप्स कर रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि इंडिया तो विश्व गुरु बनने वाला है। बात तो ये है कि मोदी गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट लॉन्च करने में बहुत मजा आता है। जब पीएम मोदी एक साथ 10-15 प्रोजेक्ट्स को वर्चुअली इनॉग्रेट करते हैं तो गोदी में बैठी मीडिया खूब हल्ला मचाती है कि देखो कैसे मोदी जी ने फीता काट दिया और अब यूएस के बाद इंडिया भी सुपर पावर बनेगा। लेकिन काम तो सिर्फ शुरू करना नहीं होता, काम को खत्म भी करना होता है। और अगर काम शुरू कर देने से ही काम चल जाता तो फिर जो लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेकर जनवरी में जिम ज्वाइन करते हैं, सबसे अच्छी बॉडी उन्हीं की होती। लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक वैसे ही मोदी गवर्नमेंट का भी हाल है। वो जोश जोश में प्रोजेक्ट शुरू तो कर देते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए कोई ढंग का प्रोसेस ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए L1 कॉन्ट्रैक्ट यूज होते हैं। L1 मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को मिलेगा जिसकी बिडिंग अमाउंट सबसे लोएस्ट होगी। और ये L1 कॉन्ट्रैक्ट देखने में जितना अच्छा लगता है उतना है नहीं। आप आर्ग्यू कर सकते हो कि ये तो कितना अच्छा है ना, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ते में बनेगा तो टैक्स पेयर्स के कम पैसे यूज होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए कुछ कंपनी जानबूझकर सबसे कम बिडिंग अमाउंट सबमिट करती है ताकि कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल जाए, जबकि उनको भी पता होता है कि उतने कम में वो इंफ्रास्ट्रक्चर घंटा बना नहीं पाएंगी। अब बिडिंग तो उन्होंने कर दी और कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया, लेकिन उनको प्रॉफिट भी तो चाहिए, वो कहां से आएगा? प्रॉफिट कमाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाली कंपनी कई बार कॉस्ट कटिंग करती है और जहां भी पॉसिबल हो सके वहां पर या तो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के पार्ट्स लगाए जाते हैं या फिर जितना मटेरियल चाहिए उससे काफी कम लगाया जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पैसे बचाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को सही से फॉलो ही नहीं किया जाता, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन के खड़ा हो जाता है तो मोदी जी फीता काटने आ जाते हैं और मीडिया उसे एक मास्टर स्ट्रोक बताती है। लेकिन फिर कुछ ही टाइम बाद जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है तब ना तो मोदी जी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, और ना ही मीडिया। थोड़ी मर्यादा रखिए। हाँ, हमेशा की तरह कुछ इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है जनता को दिखाने के लिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी चेंज नहीं होता। अब क्या इस सिचुएशन का कोई सोल्यूशन है? जहां तक बात रही L1 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं T1 कॉन्ट्रैक्ट से। T1 बोले तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट जीतेगी जो सबसे कम टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर 100 करोड़ की कॉस्ट पर बनने में 5 साल लेगा तो उससे बेटर तो ये होगा कि वही इंफ्रास्ट्रक्चर को हम 1 साल में बना दें एट अ कॉस्ट ऑफ 500 करोड़, क्योंकि अगर 100 करोड़ वाले कंस्ट्रक्शन में डिलेज होंगे तो कॉस्ट तो वैसे भी बढ़ जाएगी और इन द लॉन्ग रन ले दे के बाद वही बढ़ेगी। इसके साथ में फायदा भी होगा कि 500 करोड़ में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में काफी इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि L1 कॉन्ट्रैक्ट्स में ये हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एकदम बेकार होती है, जैसा कि बीते महीनों में आपने देखा, जिससे उसकी रिपेयर में अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ता है। और तो और जब डिलेज होते हैं तो उससे भी कॉस्ट बढ़ती है, क्योंकि इंजीनियर्स को सैलरी देनी पड़ती है, और ये भी हो सकता है कि रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट भी बढ़ जाए। तो L1 कॉन्ट्रैक्ट्स को T1 कॉन्ट्रैक्ट से रिप्लेस कर देना चाहिए। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट देते टाइम मल्टीपल पैरामीटर्स बनाए जाएं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का पास्ट एक्सपीरियंस, उसकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन, उसकी बिडिंग अमाउंट, वो कितने टाइम में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी, और जो कंपनी इन मल्टीपल पैरामीटर्स में सबसे अच्छी हो उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। तो सॉल्यूशंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट कुछ भी करना नहीं चाहती, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट खुद ही करप्ट है।
फॉर एग्जाम्पल, पहले एक रूल था कि एयरपोर्ट को मैनेज करने के लिए सिर्फ वही कंपनीज बिड कर सकती हैं जिनके पास एयरपोर्ट को मैनेज करने का पास्ट एक्सपीरियंस होगा। एक दूसरा रूल भी था कि किसी भी कंपनी को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन फिर इन दोनों रूल्स को स्क्रैप कर दिया गया और इसका फायदा मिला मोदी के बेस्ट फ्रेंड मिस्टर गौतम अडानी को, क्योंकि उन्होंने एक साथ ही 6 एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। और ये साफ साफ करप्शन है, क्योंकि सरकार अपने कुछ दोस्तों को फेवर कर रही है। अब ऐसे में हम क्या ही बोले। 2023 में जब अहमदाबाद में खूब बारिश हुई तो फिर अहमदाबाद एयरपोर्ट में इतना पानी भर गया कि पैसेंजर्स को बहुत प्रॉब्लम्स हुई। हालत इतनी खराब थी कि रनवे पर पानी था तो प्लेन्स टेक ऑफ नहीं कर पा रहे थे और रनवे के बाहर लोग अपने जूतों को हाथ में लेकर चल रहे थे क्योंकि पानी ऑलमोस्ट उनके घुटनों तक था। यह है मोदी जी के अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां हाथ में जूते, देखिए हाथ में जूते लेके और इतनी बड़ी पानी में ये पैर एयरपोर्ट पे जा रहे हैं जी। लेकिन मैं आपको सडनली अहमदाबाद एयरपोर्ट की कहानी क्यों बता रहा हूँ? वेल, ये एयरपोर्ट उन्हीं 6 एयरपोर्ट्स में से एक था जिसको मिस्टर अडानी ने बिडिंग करके जीता था। और अगर अडानी साहब इसको सही से मैनेज करते तो इतनी प्रॉब्लम्स ना होती। लेकिन करप्शन के लेवल्स तो ऐसे हैं इस गवर्नमेंट में कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। गुजरात में जब मोरबी ब्रिज गिर गया जिसमें 141 लोग मारे गए, तब पता लगा कि इस ब्रिज की मेंटेनेंस ओरेवा कंपनी कर रही थी। और ये ओरेवा कंपनी एक्चुअली में क्या करती है? वेल, ये कंपनी क्लॉक्स और कैलकुलेटर्स बनाती है। अब एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को ब्रिज के रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला, ये अपने आप में एक स्टोरी है। 26 अक्टूबर 2022 को मोरबी ब्रिज को रीओपन किया आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ रिपेयर। और ओरेवा के एमडी ने तब कहा था कि हमने इस ब्रिज को ऐसे रिपेयर किया है कि अगले 8 से 10 सालों तक इस ब्रिज को रिपेयर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद ही 30 अक्टूबर 2022 को ब्रिज टूट गया और 141 लोग मर गए। एक प्रॉब्लम ये भी है कि इंडिया में सारा पावर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होता है, जबकि कई डेवलप्ड कंट्रीज में जो लोकल सिविक अथॉरिटीज होती हैं उनको पावर और पैसे एलोकेट किए जाते हैं ताकि एक शहर का और उसके एरिया का काम वही देखें। लेकिन इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया में पावर बहुत ही सेंट्रलाइज्ड है और ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी पीएम या फिर सीएम अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहता। तो अगर हमें बेटर सर्विस और अकाउंटेबिलिटी चाहिए तो हमें हमारी लोकल सिविक बॉडीज को ज्यादा अथॉरिटी देनी होगी और ये अलाउ भी करना होगा कि वो काफी हद तक इंडिपेंडेंटली काम करें। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि अगर आपकी सोसाइटी की रोड खराब है तो उसको रिपेयर करने पीएम मोदी या फिर सीएम योगी आएंगे, उसको ठीक तो कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉय ही करेगा। तो बेटर सर्विस के लिए हमारी सिविक बॉडीज का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इससे ये भी होगा कि जब कुछ गलत होगा तो वो ये नहीं कह पाएंगे कि इसमें हमारी नहीं किसी और की गलती है। तो हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई अबाउट द रियलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो अगर कल को मोदी जी फिर से कुछ इनॉग्रेट करें तो ज्यादा खुश मत होना, बस कुछ महीनों का वेट कर लेना, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के टूटने की खबर अपने आप ही आ जाएगी। और जब अगली बार फाइनेंस मिनिस्टर निम्मोताई बजट रिलीज करे तो ये बात याद रखना कि इंडिया में किस तरह से दोनों हाथों से दबाकर हफ्ता वसूली हो रही है और आपका चूतिया काटा जा रहा है। क्योंकि टैक्स चाहे आप जितना मर्जी उतना भर लो, इन रिटर्न आपको लौड़ा कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए नेक्स्ट इलेक्शन के टाइम वोट वाइजली, नहीं तो ऐसे ही झेलते रहोगे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि करप्ट तो कांग्रेस भी थी, तो हाँ वो बिल्कुल थी और उसको बदलने के लिए ही तो हमने मोदी जी को मौका दिया था। लेकिन अब उनकी सरकार भी ऐसे काम करेगी तो आवाज तो उठानी पड़ेगी। मेरा तो खून खौल जाता था।